बहू, जरा ये मिठाई के डिब्बे अलमारी में रख दे। विमला देवी की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंजी। काव्या ने जैसे ही मिठाई के डिब्बे हाथ में उठाए, उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर चली गई। सुबह के 10:30 बज चुके थे। उसके चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान आई थी। आज उसके बड़े भाई रोहित और भाभी संजना पहली बार उसके ससुराल आने वाले थे। माता पिता के जाने के बाद वही दोनों उसके लिए माँ बाप, भाई और पूरा परिवार थे। वे अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने आ रहे थे। काव्या तुरंत रसोई में चली गई। उसने सोचा 3 घंटे का सफ़र करके आएंगे, खाली चाय कैसे पिलाऊं। गर्मा गर्म पोहा, दही बड़े, मूंग दाल के चीले और घर की बनी खीर बना देती हूँ। वह पूरे मन से तैयारी करने लगी। तभी पीछे से विमला देवी की कड़क आवाज़ सुनाई दी। इतनी रसोई क्यों सजा रखी है? घर में कोई मंत्री आने वाला है क्या? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी, आज भैया भाभी पहली बार आ रहे हैं। उनकी बेटी की शादी है, कार्ड देने आएंगे। रास्ता भी लंबा है, इसलिए सोचा थोड़ा अच्छा नाश्ता बना दूँ। इतना सुनते ही विमला देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने एक एक करके रसोई में रखे दही, सूखे मेवे, फल और मिठाई के डिब्बों को देखा। फिर वैंक से बोली, वाह, अपने मायके वालों पर तो बड़ी मेहरबानी बरस रही है। जब हमारे रिश्तेदार आते तब भी इतना इंतजाम करती है क्या? और वैसे भी कार्ड देने ही तो आ रहे हैं, कोई शादी में शामिल होने थोड़ी आ रहे हैं। चाय बिस्कुट काफ़ी है। काव्या ने धीरे से कहा, मम्मी जी, उन्होंने मेरे लिए हमेशा माता पिता का फर्ज निभाया है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें यहाँ भी अपनापन महसूस हो। विमला देवी हंस पड़ी। अपनापन दिल में होता है, थालियों में नहीं। और फिर जिसकी जितनी हैसियत होती है उतना ही दिखावा अच्छा लगता है। बेवजह खर्च करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। काव्या चुप हो गई। वह जानती थी कि बहस करने से बात और बिगड़ जाएगी। उसने चुपचाप तैयारी जारी रखी। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह रसोई में लौटी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो दही बड़े उसने रात में भिगो कर रखे थे वे गायब थे। मिठाई का डिब्बा भी नहीं था और खीर के लिए रखा आधा दूध भी नहीं दिख रहा था। उसने घबराकर इधर उधर देखा। तभी विमला देवी आराम से अपने कमरे से बाहर आई और बोली, ढूंढ क्या रही है? मैंने सब फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रख दिया है। बेवजह इतना सब निकालने की ज़रूरत नहीं थी। काव्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन मम्मी जी, अभी तो बनाने वाली थी। विमला देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं बनाना है, जो कहा है वही होगा। चाय बनाना, साथ में नमकीन रख देना, बस। काव्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसी समय उसने अपने पति मनीष को फोन लगाया। सुनिए, आप कितनी देर में आएंगे? उधर से जवाब आया, बस 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा। क्यों, सब ठीक है ना? काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज़ की उदासी मनीष से छिप नहीं सकी। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। काव्या लगभग दौड़ती हुई बाहर पहुंची। सामने रोहित और संजना खड़े थे। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, कैसी है मेरी छोटी बहन? इतना सुनते ही काव्या की आंखें नम हो गई। उसने दोनों के पैर छुए और उन्हें अंदर ले आई। संजना ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, बहुत कमज़ोर हो गई है तू, अपना ध्यान रखा कर। ड्राइंग रूम में बैठते ही रोहित ने पूछा, बेटा समदन जी दिखाई नहीं दे रही है? काव्या कुछ कह पाती उससे पहले अंदर कमरे से विमला देवी की आवाज़ आई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। कुछ मिनट बाद वह चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर बाहर आई। हालचाल पूछा, शादी का कार्ड लिया और फिर बोली, अच्छा किया आ गए। वैसे आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, शादी ब्याह संभालना आसान नहीं होता। रोहित मुस्कुराकर बोले, भगवान की कृपा है, जैसे तैसे सब हो जाएगा। विमला देवी ने ताना कसते हुए कहा, हाँ बस अपनी चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए। रोहित और संजना एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। उसी समय मनीष भी ऑफिस से घर पहुंच गया। उसने आते ही दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर मुस्कुराकर काव्या से कहा, अरे जल्दी से नाश्ता ले आओ, इतनी दूर से आए हैं, भूखे होंगे। काव्या का दिल धड़क उठा। वह रसोई में गई। सामने सिर्फ चाय, नमकीन और बिस्कुट रखे थे। उसने एक बार फिर फ्रिज की तरफ देखा, जहाँ ऊपर वाले हिस्से में वही मिठाइयाँ और सारी तैयारी रखी थी जिन्हें छिपा दिया गया था।
उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वह भारी मन से ट्रे उठाकर बाहर ले आई। मनीष ने ट्रे देखकर हैरानी से पूछा, बस इतना ही? तुम तो सुबह कह रही थी कि कुछ खास बनाओगी। काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले विमला देवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने ही मना कर दिया। इतनी औपचारिकता किस लिए? अपने ही लोग हैं। रोहित ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे बिल्कुल सही कहा आपने, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम तो सिर्फ अपनी बहन से मिलने आए हैं। लेकिन काव्या ने साफ देख लिया था, उसके भाई की मुस्कान सिर्फ चेहरे पर थी, आंखों तक नहीं पहुंची थी। उधर विमला देवी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, मानो उन्होंने बिना कुछ कहे ही किसी का सम्मान छोटा कर दिया हो। रोहित और संजना कुछ देर तक बैठे रहे। घर में बातें होती रही थी, लेकिन अपनापन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या बार बार चाहकर भी अपने भाई भाभी की तरफ उनका देख नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे हर पल उनका सम्मान उसकी आंखों के सामने कम होता जा रहा है। तभी संजना ने मुस्कुराते हुए शादी का कार्ड मनीष के हाथ में दिया और बोली, भाई साहब, अगले महीने 15 तारीख को शादी है, आप सबको ज़रूर आना है। आपके बिना यह खुशी अधूरी रहेगी। मनीष ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, हम सब जरूर आएंगे। लेकिन तभी विमला देवी ने बात बीच में काटते हुए कहा, अभी से वादा मत करो बेटा, आजकल हर जगह जाना आसान नहीं होता, खर्चे भी बहुत होते हैं। रोहित ने माहौल ख़राब ना हो इसलिए मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं समधन जी, समय और सुविधा हो तो ज़रूर आइएगा, हमारा निमंत्रण दिल से है। कुछ देर बाद दोनों उठ खड़े हुए। काव्या उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। जाते जाते रोहित ने बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और कभी भी ज़रूरत पड़े तो एक फ़ोन कर देना। बस इतना सुनते ही काव्या की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ काँप रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई और वह काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाती हुई देखती रही। उसके दिल में बार बार यही कसक उठ रही थी कि उसके अपने पहली बार उसके घर आए और वह उन्हें सम्मान से एक वक्त का नाश्ता भी नहीं करा सकी। वह भारी कदमों से जैसी घर के अंदर लौटी, उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी और वह वहीं ठिठक गई। कुछ देर पहले जो मिठाइयाँ, सूखे मेवे, फल और बाकी सारी चीज़ें रसोई से गायब कर दी गई थी, वे अब बड़े आराम से टेबल पर सजी हुई थी। विमला देवी प्लेट में मिठाई निकाल रही थी और बड़े इत्मीनान से बोली, बहू जरा गरम गरम चाय बना ला, अब आराम से बैठकर खाते हैं। काव्या के भीतर दबा दर्द अब आंसू बनकर बाहर आने लगा। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, मम्मी जी, अगर यही सब मेरे भैया भाभी के सामने रख देती तो आपका क्या चला जाता? विमला देवी ने बिना किसी पछतावे के कहा, हर आने जाने वाले पर घर का सामान नहीं लुटाया जाता। रिश्ते निभाने का मतलब यहाँ नहीं कि फिजूल खर्च किया जाए। इतने में मनीष भी वहीं आ गया। उसकी नज़र टेबल पर रखी उन्हीं चीज़ों पर पड़ी जिन्हें सुबह काव्या बड़े प्यार से तैयार कर रही थी। उसने एक पल माँ की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, मम्मी, ये वही मिठाई है जिन्हें आपने हटवा दिया था? विमला देवी ने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, हाँ, तो क्या हुआ? अब घर वाले ही खाएंगे। मनीष ने फिर पूछा, लेकिन जब काव्या के भाई भाभी बैठे थे तब इन्हें क्यों नहीं निकाला? इस बार विमला देवी झल्ला उठी, तो मुझसे सवाल कर रहा है? मैंने जो ठीक समझा वही किया। अब काव्या का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, आज आपने सिर्फ मेरे भैया भाभी का अपमान नहीं किया। मम्मी जी, आपने उन लोगों का दिल दुखाया है जिन्होंने माँ बाप के जाने के बाद मुझे बेटी बनाकर पाला है, मेरी शादी की और हमेशा मेरा साथ दिया। वहाँ लोग 3 घंटे का सफ़र कर कर आए थे, लेकिन उन्हें आपने यह एहसास करा दिया कि इस घर में उनके लिए सम्मान नहीं है। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। मनीष ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी, अगर आज यही व्यवहार किसी ने आपके भाई या बहन के साथ किया होता तो क्या आपको अच्छा लगता? विमला देवी कुछ नहीं बोली। उनके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मनीष ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, रिश्तों की इज्जत खाने की थाली से नहीं होती, लेकिन जानबूझकर किसी को छोटा दिखाना बहुत बड़ा अपमान होता है। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि काव्या इतने दिनों से क्यों चुप रहती थी। यह सुनते ही विमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, अच्छा, अब बहू ने तुझे भी मेरे खिलाफ कर दिया? मनीष ने बिना आवाज़ ऊंची किए जवाब दिया, नहीं मम्मी, आज किसी ने मुझे आपके खिलाफ नहीं किया। आज मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। काव्या अब
और कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई थी कि जिस दर्द को इंसान चुपचाप सह लेता है, उसका जवाब अक्सर वक्त खुद देता है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद वही वक्त इस घर में ऐसा आईना दिखाने वाला है जिसे देखकर किसी के पास अपनी गलती छिपाने का कोई बहाना नहीं बचेगा। करीब 2 सप्ताह बीत गए। उस दिन रविवार था। सुबह सुबह विमला देवी बड़े उत्साह से पूरे घर में घूम रही थी। उन्होंने रसोई में झांकते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, बहू जल्दी से काम निपटा ले। आज पूनम अपने पति और बच्चों के साथ आ रही है। उसकी पसंद का नाश्ता तैयार होना चाहिए। मनीष जाते समय शर्मा स्वीट से गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, जलेबी और रबड़ी लेते आना। और हाँ बहू, पनीर की सब्जी, दही बड़े और पुलाव भी बना लेना। मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आ रही है। काव्या चुपचाप उनकी बात सुनती रही। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, हर आने जाने वाले पर घर का सामान नहीं लुटाया जाता। उसने बिना कुछ कहे सिर्फ ठीक है मम्मी जी कहा और अपने काम में लग गई। मनीष भी सब समझ रहा था, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। करीब 11 बजे पूनम अपने परिवार के साथ घर पहुंच गई। विमला देवी दौड़कर बेटी को गले लगा लिया। आ गई मेरी रानी बिटिया, देख तेरी पसंद का सब कुछ बनवाया है। पूनम मुस्कुराती हुई ड्राइंग रूम में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने हंसते हुए कहा, मम्मी पहले चाय नाश्ता तो कराइए, सुबह जल्दी निकल गए थे, बहुत भूख लगी है। विमला देवी ने तुरंत आवाज़ लगाई, बहू जल्दी से नाश्ता लेकर आ। कुछ ही मिनटों बाद काव्या ट्रे लेकर बाहर आई। ट्रे में सिर्फ चाय और साधारण नमकीन रखे थे। कचौड़ियाँ, जलेबी, रबड़ी और बाकी सारी चीज़ें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पूनम ने हैरानी से पूछा, भाभी बाकी नाश्ता कहाँ है? काव्या ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, दीदी इतनी औपचारिकता किस लिए? अपने ही लोग हैं, चाय और नमकीन काफ़ी है। यह सुनते ही पूनम का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत माँ की तरफ देखा। विमला देवी गुस्से से खड़ी हो गई। बहू यह क्या मजाक है? मैंने इतना सारा सामान मंगवाया था। काव्या ने उसी शांति से जवाब दिया, मम्मी जी मैंने सोचा फिजूल खर्च करने से क्या फ़ायदा, रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं, थालियों से नहीं। यह सुनते ही विमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अपने ही कहे हुए शब्द याद आ गए। पूनम झुंझलाकर बोली, भाभी यह कैसी बातें कर रही है? मैं इतनी दूर से आई हूँ। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दीदी आपके घर से यहाँ आने में सिर्फ 40 मिनट लगे हैं। मेरे भैया भाभी 3 घंटे का सफ़र करके आए थे, तब भी उन्हें सिर्फ चाय और बिस्कुट मिले थे। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। मनीष अब तक चुप बैठा था। वह उठकर रसोई में गया और कुछ ही पल बाद वही कचौड़ियाँ, जलेबी, रबड़ी और बाकी सारी चीज़ें लेकर बाहर आ गया। उसने सबके सामने मेज पर रखते हुए कहा, मम्मी आज यह सब मैंने जानबूझकर छिपा कर रखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको एक बार वही एहसास हो जो उस दिन काव्या और उसके भाई भाभी को हुआ था। पूनम हैरानी से अपने भाई को देखने लगी। विमला देवी के चेहरे पर शर्म साफ दिखाई देने लगी। काव्या ने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, मम्मी जी मैंने आपकी बेटी का अपमान नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ आपको यह महसूस कराना चाहती थी कि अपमान का दर्द कैसा होता है। जिस दिन मेरे अपने यहाँ से भूखे लौटे थे, उस दिन मैं भी इसी तरह अंदर से टूट गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन रोने वाली मैं थी और आज आपकी बेटी। पूनम की आंखें झुक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस दर्द को उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की, वही दर्द आज उसके सामने खड़ा था। उसने धीरे से काव्या का हाथ पकड़कर कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ की बातें किसी को इतना दुख पहुंचा सकती हैं। विमला देवी की आंखें भी भर आई। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बहू गलती मेरी थी। मैंने हमेशा अपनी बेटी और बहू के रिश्ते में फ़र्क किया। मुझे लगता था कि मायके वाले सिर्फ रस्म निभाने आते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि बेटी के लिए उसका मायका उसकी सासू जैसा होता है। जिस सम्मान की उम्मीद मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ, वही सम्मान मुझे तुम्हारे मायके वालों को भी देना चाहिए था। काव्या ने धीरे से कहा, मम्मी जी सम्मान देने से घर छोटा नहीं होता, बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं। मनीष मुस्कुराया और बोला, अब पुरानी बातें यहीं ख़त्म करते हैं। आज जो नाश्ता उस दिन मेरे साले साहब और भाभी को नहीं मिल पाया था, वह आज सब लोग मिलकर साथ बैठकर खाएंगे। लेकिन एक वादा होगा,
इस घर में आगे से किसी मेहमान का सम्मान उसकी हैसियत देखकर नहीं, रिश्ते देखकर किया जाएगा। विमला देवी ने बिना देर किए सिर हिलाया। उन्होंने खुद उठकर काव्या की प्लेट सजाई और पहली बार प्यार से कहा, बहू नहीं बेटी, चल सबको अपने हाथों से परोस। काव्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन किसी की हार नहीं हुई थी, हार हुई थी उस सोच की जो रिश्तों को पैसे और हैसियत से तोलती थी, और जीत हुई थी सम्मान, समानता और अपनेपन की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कहानी का सबसे भावुक पल आपको कौन सा लगा। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।